हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं विपिन आपके अपने परिवार गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे एक नए टॉपिक को जिसका नाम है उपसर्ग। किसको प्रारंभ करेंगे? उपसर्ग को। और ये आज पहली क्लास है और ये सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। जहाँ पर हिंदी आपको देखने को मिलती है वहाँ पर उपसर्ग से क्वेश्चन बने जाते हैं। और उपसर्ग से जब क्वेश्चन बनते हैं तो कई प्रकार बन जाते हैं। एक तो ये पूछ लेता है, कभी बहुत सीधा सा क्वेश्चन जब बनता है तो ये कंडीशन बनती है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है या फिर नहीं है। तो हमें वहाँ फिर उसमें पूछ लेता है कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है, किस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इस तरीके से कई प्रकार के बन जाते हैं। अगर हम जब उपसर्ग को पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ उपसर्ग टॉपिक, क्योंकि यहाँ से अगर आप उपसर्ग को पढ़ते हैं, वैसे देखा जाए तो उपसर्ग को हम 1 घंटे में फिनिश कर सकते हैं और उतना पर्याप्त होता है। लेकिन ये क्लास थोड़ी सी लंबी जाने वाली है और ये लगभग 3 से 4 घंटे की क्लास होगी। हालांकि मैं आज एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा 3 से 4 घंटे, लेकिन कम से कम 3 से 4 क्लास होंगी उपसर्ग की। क्योंकि इसमें हम आपको अगर उपसर्ग पढ़ते हैं तो आपका समास क्लियर होगा, संधि क्लियर होगा, शुद्ध अशुद्ध वाक्य क्लियर होंगे, तत्सम तद्भव क्लियर होंगे और उपसर्ग तो क्लियर हो ही रहा होगा। तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं हम उपसर्ग को। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और तुरंत अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं कि क्या होने वाला है इसमें। तो हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे किस टॉपिक पे बात करेंगे? उपसर्ग की। किसकी? उपसर्ग की। तो उपसर्ग को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होती हैं, जैसे कि हिंदी शब्द निर्माण विधि। हम देखेंगे किसको? हिंदी शब्द निर्माण विधि। हिंदी शब्द निर्माण विधि। हिंदी शब्द निर्माण विधि की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 कंडीशन बनती हैं। देखो वो क्या क्या है भाई। एक तो हम देखेंगे संधि को, दूसरी कंडीशन बनेगी समास की, एक उपसर्ग होगा और एक कंडीशन बनेगी प्रत्यय की। तो एक क्या होगा? पहले हम देखते हैं संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग और प्रत्यय। तो हम देख रहे हैं हिंदी शब्द निर्माण विधि की जब बात करते हैं तो एक संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। अगर हम यहाँ पे संधि की बात करें तो देखो एक शब्द है पुस्तक। एक क्या है? पुस्तक। और दूसरा शब्द है आलय। क्या है? आलय।
एक शब्द है पुस्तक और एक है आलय। अब देखें, अगर जब दोनों ये हम इसका विच्छेद करते हैं तो कंडीशन क्या बनती है। जब संधि का हम विच्छेद करते हैं तो एक पुस्तक है और एक आलय है। पुस्तक का अर्थ होता है पुस्तक और आलय का अर्थ होता है रखने का, मतलब घर, है ना। क्या होता है, घर। जब हम इसका संधि कर देते हैं तो ये बनता है क्या, पुस्तकालय, पुस्तकालय। अब इसमें कौन सी संधि है हम इस पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ शब्द बनता है पुस्तकालय। जब हम समास की बात करते हैं तो समास में देखो क्या होता है, एक शब्द है सु धन इच्छा, सुधन इच्छा। अब जब हम इसको देखो भाई क्या करेंगे, तो इससे बनने वाला शब्द क्या होगा, स्वेच्छा। क्या होगा, स्वेच्छा। अब स्वेच्छा का अर्थ क्या होता है, स्वेच्छा का अर्थ क्या होता है, अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है अच्छी है जो इच्छा। क्या अर्थ होता है, अच्छी है जो इच्छा। तो समास कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ये कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम एक शब्द लेते हैं उपसर्ग में। उपसर्ग को हम देखेंगे तो उपसर्ग में एक शब्द है परि, परि उपसर्ग है और परि का अर्थ होता है चारों ओर। दूसरा हम शब्द लेते हैं हार। अब हार के बहुत सारे अर्थ होते हैं, एक हार का जैसे कि हार, और एक हार का गले का हार, ऐसे बहुत सारे। जब इससे बनने वाला शब्द बनेगा तो क्या होगा, परिहार। क्या बनेगा, परिहार। और परिहार का अर्थ होता है त्यागना। क्या होता है, त्यागना। वहीं हम एक शब्द इसमें देखते हैं प्रत्यय में, जैसे एक शब्द हमने लिया पंख और क्या लगाया, जा। पंख मतलब होता है कीचड़ और जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या होता है, पंकज, यानी कि कमल का पर्याय है ये पंकज। तो हम देख रहे हैं कि नए शब्द निर्माण कितने प्रकार से होते हैं। तो शब्द का निर्माण हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। नए शब्दों का निर्माण हम कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। एक तो हम किसी शब्द जैसे संधि का प्रयोग करके नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। समास का प्रयोग करके हम नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। वहीं हम उपसर्ग का प्रयोग करके भी नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो हम प्रत्यय का प्रयोग करके भी नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे किसको, संधि हम अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम समास उपसर्ग की बात करेंगे। किस पे आज बात करेंगे, अभी बात करने वाले हैं उपसर्ग पे, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो उपसर्ग को देखें तो उपसर्ग में हम देखेंगे सबसे पहले उपसर्ग। भाई उपसर्ग को देखना है तो उपसर्ग एक हम देख रहे होंगे उपसर्ग की परिभाषा। क्या देखेंगे, परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा क्या होगी। दूसरा अर्थ, दूसरा देख रहे होंगे अर्थ, ठीक है। और उसके बाद उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद। तो हम परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा क्या होगी, वे शब्दांश
शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसमें परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, अथवा नए शब्द का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ये तो उपसर्ग की परिभाषा हो गई। अगर हम उपसर्ग के अर्थ की बात करेंगे, किसकी? अर्थ की। तो देखो, उपसर्ग में हमें एक दिखता है उप, ठीक है, और एक शब्द दिखता है सर्ग। अगर हम उप की बात करें तो उप का अर्थ क्या होता है? ये होता है समीप। क्या होता है? समीप। और वहीं सर्ग की बात करें तो क्या होता है? षष्ठी करना। ठीक है। तो अगर हम कह सकते हैं किसी शब्द के करीब आकर या नज़दीक आकर क्या होता है? नए शब्द का निर्माण करना। किसी शब्द के करीब आकर नए शब्द का निर्माण करना। तो मैंने देखा उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या फिर विशेषता ला देते हैं अथवा नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। वहीं हमने उपसर्ग के अर्थ को देखा तो उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है षष्ठी करना। तो किसी शब्द के नज़दीक या करीब आकर नए शब्द का निर्माण करना। वहीं हम उपसर्ग के भेद की बात करेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उपसर्ग के भेद की बात करेंगे हम। तो पहले कुछ शब्द और हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा एक शब्द में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होना। एक शब्द में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है? विशेषता ला देता है ना। और तीसरा नए शब्द का निर्माण करता है। नए शब्द का निर्माण। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं नए शब्द का निर्माण होता है, विशेषता ला देता है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम एक शब्द ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया एक शब्द, मान के चलो ले लिया शुद्ध। थोड़ा सा हम इसको साइड में करते हैं। हाँ जी, अब देखो एक मैंने शब्द लिया क्या? शुद्ध। तो आप सबको पता होगा शुद्ध का अर्थ क्या होता है? शुद्ध का अर्थ होता है बिल्कुल सही। क्या होता है? सही। अगर हम इसमें एक उपसर्ग लगा दें और वो उपसर्ग क्या लगा दें? आ। क्या लगा दें? आ। अब आप देखिए ये क्या था? सही है ना। क्या था? सही। और आ उपसर्ग लगाने से, एक सेकंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं, परिवर्तन की जगह पे लिख लेते हैं ना। देखो आ उपसर्ग था और उसमें हमने शब्द क्या लिया? शुद्ध। क्या लिया? शुद्ध।
अब देखो बन क्या गया, अशुद्ध। क्या बन गया, अशुद्ध। ठीक है, देखो क्या कह रहा था कि आ उपसर्ग शब्द क्या था हमारा, शुद्ध। शुद्ध का अर्थ होता है सही, हमने आ उपसर्ग लगाया, क्या बन गया, अशुद्ध। अब क्या हुआ, ये विलोम हो गया, शुद्ध था अब क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, ये क्या हो गया, विलोम। तो ये देखो अर्थ में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। ये क्या हुआ, परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, बताओ भाई, परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। अगर ये परिवर्तन हो गया तो विशेषता कैसे आएगी, विशेषता के लिए फिर वही हम बात करेंगे, एक शब्द क्या है, शुद्ध ही है। शब्द क्या है, शुद्ध। और हमने एक इसमें उपसर्ग लगा दिया, और वो उपसर्ग क्या है, वी। उपसर्ग लगाया वी। अब देखो शुद्ध का अर्थ होता है सही, और वी का अर्थ होता है, बताइए वी का अर्थ क्या होता है। अब देखो बी जुड़ने के बाद क्या होगा, विशुद्ध। क्या बनेगा, विशुद्ध। अब यहां पे बन गया विशुद्ध, और विशुद्ध का मतलब होता है जो शुद्ध से भी ज़्यादा शुद्ध है ना, जो शुद्ध से भी ज़्यादा शुद्ध है वही तो है विशुद्ध। अब यहाँ पे शुद्ध से विशुद्ध हो गया जो, और तो इसमें क्या किया गया, इसमें तो परिवर्तन हुआ था, इसमें क्या ला दिया, विशेषता ला दी। इस शब्द में क्या आ गई, विशेषता आ गई। ठीक है, अब वही हमने कहा था नए शब्द का निर्माण। एक मैंने उप शब्द लिया हार। क्या शब्द लिया, हार। शब्द मैंने लिया हार, और इसमें मैंने उपसर्ग जोड़ा परि। परि उपसर्ग है, क्या बन गया, क्या बन गया, परिहार। क्या बना, परिहार। और परिहार का अर्थ होता है त्यागना। परिहार का अर्थ क्या होता है, त्यागना। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, नए शब्द का निर्माण हुआ या नहीं हुआ, ये क्या हुआ, नए शब्द का निर्माण। ये हो गया भाई नए शब्द का निर्माण। इसीलिए मैंने इसमें जो परिभाषा में आपको बताया वो क्या बताया कि जहाँ पे वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसमें परिवर्तन कर दें या फिर विशेषता ला दें या फिर अथवा नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश मैंने क्यों यहाँ पे यूज किया, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय, अगर उपसर्ग और प्रत्यय इनके दूसरे अन्य नाम से बात करें तो वहाँ पे शब्दांश ही होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दांश है। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय को हम दूसरे शब्दों में कहें तो वो क्या कहलाता है, शब्दांश कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब हम उपसर्ग के भेद को देखेंगे। किसको देखेंगे भाई, उपसर्ग के भेद को। उपसर्ग के भेद। चलो भाई देखो, उपसर्ग के भेद की बात करते हैं तो एक होता है संस्कृत या तत्सम, या फिर संस्कृत के उपसर्ग के उपसर्ग। एक तो कौन से हो गए, तत्सम या फिर संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, दूसरे बात करें तो ये हो गए तद्भव या फिर हिंदी के उपसर्ग। तद्भव या फिर हिंदी के उपसर्ग। वहीं हम बात करते हैं तो विदेशी भाषा के उपसर्ग।
विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो हमने देखा यहाँ पे क्या कि उपसर्ग के भेद कितने हैं? 3। कितने हैं? यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितने हैं? 3। कौन? एक तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग, तद्भव या हिंदी के उपसर्ग, विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब यहाँ पे अगर संस्कृत के उपसर्ग की संख्या की बात आती है तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 22। संख्या कितनी हो जाती है? 22। वहीं हिंदी के उपसर्ग या तद्भव के उपसर्ग की बात करते हैं तो संख्या कितनी हो जाती है? वो हो जाती है 10। कितनी हो जाती है? 10। बहुत सी किताबें आपको 12 देंगी, लेकिन अगर कभी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं कि किसकी संख्या कितनी है, लेकिन अगर कभी आ जाता है तो आप 10 ही लगाइएगा, ना कि 12। वहीं विदेशी भाषा के उपसर्ग की बात करें तो यहाँ पे 2 कंडीशन होंगी। देखो भाई, यहाँ पे क्या होगा? 2 कंडीशन होंगी। एक होगा अरबी फारसी के उपसर्ग और दूसरा अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। यहाँ पे भाषा लिख लो भाई, अरबी अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। यहाँ पे अगर हम संख्या की बात करते हैं तो उर्दू के 19 हैं, 12 इसके अरबी फारसी के आते हैं और 7 अंग्रेजी के आते हैं। ठीक है, संख्या कितनी? 19 आती है। हालांकि संख्या बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और मेन हमें ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग होते कितने प्रकार के हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग को। तो एक बार हम पहले इसको रिवीजन थोड़ा सा कर लें। जो हमने पढ़ा है कितना हमें आ रहा है, क्या याद है या नहीं याद है, क्या कंडीशन है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। मैंने बताया हिंदी शब्द निर्माण विधि कितने प्रकार से होती है? 4 प्रकार से होती है, जैसे कि संधि से, समास से, उपसर्ग से और प्रत्यय से। मैंने संधि को बताया, पुस्तक धन आलय, नया शब्द क्या बना? पुस्तकालय, ये दीर्घ स्वर संधि है। वहीं हमने समास की बात की, सु उपसर्ग है और इच्छा शब्द है। अब बना क्या? सुइच्छा। अब इसमें समास कौन सा है? ये अच्छी है जो इच्छा, कर्मधारय समास है। वहीं उपसर्ग की बात की तो परि उपसर्ग है और यहाँ पे हार क्या है? शब्द है। अब बना क्या? परिहार। और परिहार का अर्थ होता है त्यागना, परि का अर्थ होता है चारों ओर, हार का अर्थ होता है हारना। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन अर्थ क्या हो गया? बदल गया, परिहार हो गया मतलब त्यागना। प्रत्यय की बात करते हैं, पंक मतलब होता है कीचड़ और जा होता है जन्म लेने। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला हम क्या कहते हैं? कमल कहलाता है। अगर हम यहाँ पे समास की बात करते हैं तो यहाँ पे समास कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद हमने क्या देखा? उपसर्ग के भेद की बात करी। तो उपसर्ग की बात करी तो उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसमें परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं। अर्थ की बात की तो उप का अर्थ होता है समीप। क्या होता है? समीप। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो किसी शब्द के करीब आकर नए शब्द का निर्माण करना। फिर हमने उपसर्ग के भेद को देखा। उपसर्ग के भेद को देखने से पहले मैंने ये बताया कि परिवर्तन कैसे होता है, विशेषता कैसे आती है और नए शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो मैंने एक शब्द लिया शुद्ध और शुद्ध में आ उपसर्ग लगाया, बना क्या? अशुद्ध। देखो इसमें शब्द में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। वहीं मैंने शुद्ध शब्द में वि उपसर्ग लगाया और क्या हो गया? विशुद्ध। मतलब शुद्ध से भी ज़्यादा शुद्ध है विशुद्ध। क्या आ गई? शब्द में विशेषता आ गई। वहीं मैंने शब्द लिया हार और हार में उपसर्ग लगाया परिहार से बना परि और धनहार से बना क्या? परिहार। और परिहार का अर्थ होता है त्यागना। तो ये क्या हुआ? नए शब्द का निर्माण हो गया।
फिर मैंने देखा कि उपसर्ग के भेद कितने होते हैं, तो उपसर्ग के भेद कितने होते हैं, 3। एक तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग, तद्भव या हिंदी के उपसर्ग, विदेशी भाषा के उपसर्ग। विदेशी भाषा के उपसर्गों को हमने 2 कैटेगरी में रखा है, एक अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग और एक अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। यहाँ पे अगर संख्या की बात करता है तो संख्या 19 हो जाती है। 7 अंग्रेजी भाषा के होते हैं और 12 अरबी फारसी भाषा के होते हैं, टोटल 19 होते हैं। वैसे संख्या से कभी क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे कि इसको अब हम पहले उपसर्ग की ओर बढ़ेंगे। तो अब देखते हैं हम संस्कृत के उपसर्ग। किसको देखेंगे, संस्कृत के उपसर्ग। किसको देखेंगे, संस्कृत या फिर तत्सम के उपसर्ग। यहाँ पे हम संख्या पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम वो उपसर्ग आपको बताएंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जहाँ से अभी तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। देखो, उपसर्ग पढ़ने का मेन उद्देश्य ये नहीं है कि हम उपसर्ग को देख रहे हैं। उपसर्ग पढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे शब्द मजबूत होंगे। यहाँ से हम शुद्ध अशुद्ध शब्दों को पहचान पाएंगे, हम यहाँ से समास को पहचान पाएंगे, हम यहाँ से संधि को समझ पाएंगे, हम यहाँ से तद्भव, तत्सम और तद्भव शब्दों को समझ पाएंगे और उपसर्ग को तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस टॉपिक से पढ़ने से आपके लगभग 4 से 5 टॉपिक क्लियर होंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और किसको पढ़ते हैं, संस्कृत के उपसर्ग को, ठीक है। तो एक चीज़ विशेष याद रखना हमेशा कि जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, इनसे बनने वाले शब्द जितने भी होंगे, जहाँ भी संस्कृत या तत्सम, देखो शब्द क्या लगा है यहाँ पे, तत्सम क्या लगा हुआ है, तत्सम। जो तत्सम, इसका मतलब ये है कि ये उपसर्ग जहाँ भी लग जाएंगे वो शब्द कैसे होंगे, हमेशा तत्सम ही होंगे, ठीक है। कैसे शब्द होने वाले हैं, वो सब तत्सम शब्द होने वाले हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम उसके परिभाषा की बात करें, तत्सम के, तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग की परिभाषा, तो परिभाषा क्या कहती है, वे शब्दांश जो तत्सम शब्दों, यहाँ तत्सम मतलब तत्सम शब्दों के, वे शब्दांश जो तत्सम शब्दों के पूर्व में जुड़कर उसमें परिवर्तन कर देते हैं या फिर विशेषता ला देते हैं, और या फिर क्या करते हैं, उसमें नए शब्द का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो हम पहला उपसर्ग इसमें देख रहे हैं और पहला उपसर्ग क्या है, वो है निरुपसर्ग, ठीक है। कौन सा है, निरुपसर्ग। अब निरुपसर्ग का अर्थ क्या होता है, बिना या फिर रहित। क्या अर्थ होता है, निरुपसर्ग का अर्थ क्या है, बिना या रहित, ठीक है। तो अब यहाँ से बनने वाले शब्द जो होंगे उसमें समास कौन सा होगा, तो समास कौन सा होगा, अव्ययभाव समास। कौन सा होगा, जहाँ पे निरुपसर्ग होगा वहाँ अगर समास की बात की जाएगी तो समास कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। कभी कभार कुछ कंडीशन में ऐसा होता है, जो अपवाद होते हैं 1-8%, जो कभी कभी अन्य समास की ओर इंगित करते हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो 99.9% वहाँ पर अव्ययभाव समास ही होने वाले हैं, ठीक है। अगर हम संधि की बात करें तो जहाँ निरुपसर्ग है वहाँ संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी, ठीक है। शब्द कैसे होंगे, तो या तो जो शब्द होगा वो विशेषण होगा या फिर कैसा होगा, क्रिया विशेषण होगा। कैसा होगा, क्रिया विशेषण होगा। तो निरुपसर्ग का अर्थ क्या होता है, बिना या रहित। अगर उससे बनने वाला समास क्या होगा, अव्ययभाव समास। संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि। शब्द कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे। उसके बाद हमने बताया कि जो शब्द होगा वो या तो विशेषण होगा और या फिर कैसा होगा, क्रिया विशेषण होगा। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे जो रूल्स है इसका। रूल्स ये कहता है, अगर निरुपसर्ग के बाद सामने वाला शब्द रा को छोड़कर अन्य व्यंजन से शुरुआत करे तो क्या होगा, तो जो रा है ये वाला रा वो इस कंडीशन में आ जाएगा, ऊपर रेफ वाला रा बन जाएगा,
ये बात समझ में आई। जैसे कि निर उपसर्ग के बाद सामने वाला शब्द जो है वो किससे शुरुआत हो रहा, रा को छोड़कर अन्य व्यंजन से अगर शुरुआत कर रहा, जैसे निर्धन जन, तो क्या हो जाता है, निर्जन हो जाता है ना। तो वैसे ये रा को छोड़कर अन्य व्यंजन से शुरुआत करे तो ये जो रा है ये किसमें, ऊपर रा में परिवर्तन हो जाएगा। वहीं अगर निर उपसर्ग के बाद स्वर से शुरुआत हो, निर उपसर्ग के बाद सामने वाला शब्द कैसा हो, स्वर से शब्द की शुरुआत हो रही हो, तो रा जो है निर में वो वैसा ही रहेगा और स्वर उसमें क्या होगा, जो भी स्वर होगा वो उसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर निर उपसर्ग के बाद सामने वाला शब्द किससे, रा से शुरू हो रहा हो, जैसे नीरज। अब नीरज निर्धन जा हो रज होता है, क्या होता है, निर्धन रज। अब देखो निर्धन रज है, जब हम उसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, नीरज। तो नी जो है किस में परिवर्तन हो जाती है, दीर्घ नी में परिवर्तन हो जाता है। ये बात उम्मीद है समझ में आई होगी। अब हम इसके एग्जाम्पल को ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं भाई। एग्जाम्पल ये कहता है देखो निर आ गया, निर है, और उसके बाद रूल्स हमारा क्या कह रहा था कि रा को छोड़कर अन्य व्यंजन से शब्द की शुरुआत हो तो क्या होगा, जो रा है ऊपर रेफ में बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे निर उपसर्ग है, अब जन होगा तो ये कैसे हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो निर्धन है तो निर्धन, तो निर जैसे ही यहाँ पे देखो धा है, अन्य व्यंजन है, तो नी तो ऐसे ही रहेगा, और धन हम जब ऐसे लिखेंगे तो ये ऊपर रा कहाँ ऊपर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, निर्धन। बात समझ में आई, बोलो हाँ कि ना। इतनी बात अच्छे से समझ में आई। तो बताओ बेटा फिर निर्बल का क्या होगा, निर्बल। आवाज़ अगर सुन रहे हो तो देखो कैसी कंडीशन निकल के आती है, निर्बल, निर्बल। ठीक है। उसके बाद निर्धन भय क्या हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, निर्भय हो जाएगा। इतनी बात समझे। चलिए तो फिर अब बताइएगा, अब ये आप खुद बताइएगा निर्विरोध में उपसर्ग क्या निकलेगा, उपसर्ग क्या निकलेगा, क्या निकल के आएगा बच्चे, तो निकल के आएगा निरुपसर्ग। क्या निकल के आएगा, निरुपसर्ग। अब शब्द क्या बचा, शब्द बचा विरोध। क्या बचा, विरोध, और बन क्या जाएगा, निर्विरोध। इसमें देखो निर्विकार में निर उपसर्ग हम निकालेंगे बेटा, तो निर जब उपसर्ग निकालेंगे तो बचेगा क्या, विकार। क्या बचेगा, विकार। अब हमसे कुछ भी पूछे हम आसानी से बता देंगे। निर्माण, तो निर उपसर्ग निकाला मैंने, और उसके बाद क्या बचा, मान। अब देखो यहाँ पे माण नहीं होगा, ये माण नहीं होगा, क्या होगा, मान होगा। क्यों, ये व्यंजन संधि का रूल्स ये कहता है, अगर री, री, रा और मूर्धन्य शा इसके बाद क्या हो, अगर ना हो तो ना किस में बदल जाता है, रा में बदल जाता है। ठीक है, यही कहता है ना। तो यहाँ पे देखो इधर क्या है, रा है, और उधर ला था, ना है, तो ना किस में, रा में बदल जाएगा, तो निर्धन मान। तो इधर बताओ भाई, निर्धन क्या हो जाएगा, निर्धन क्या हो जाएगा, ड़य है, तो ड़य में क्या करेंगे, नय में बदलेगा। तो ये क्या, ये व्यंजन संधि है। यहाँ पे ये व्यंजन संधि का भी रूल्स फॉलो कर रही, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो अगर इसकी बात करें तो ये निहि धनमान होगा। क्या होगा, निहि धनमान। इसमें दोनों संधियां हैं, एक तो व्यंजन संधि भी है और विसर्ग संधि भी है। ठीक है, चलिए और देखते हैं भाई आगे। देखो आगे क्या कह रहा है, निर्धन अपराध क्या हो जाएगा। अब देखो अभी तक मैंने क्या कहा कि अगर निर उपसर्ग के बाद रा को छोड़कर अन्य व्यंजन से शुरुआत हो तो रा कैसा, ऊपर हो जाएगा, रेफ वाला रा बन जाएगा। तो आपने कहा बिल्कुल बन जाएगा, उसको हमने प्रैक्टिस भी कर ली। अब अगर क्या कंडीशन होती है, निर उपसर्ग के बाद, निर उपसर्ग के बाद सामने वाला शब्द अगर स्वर से शुरुआत हो रही है तो रा जो है वो वैसा ही रहेगा, और जो भी स्वर आया है वो उसमें जुड़ जाएगा। जैसे कि देखो निर है, तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, निर को तो ऐसे ही रखेंगे, रखेंगे या नहीं रखेंगे भाई, तो आपने कहा बिल्कुल रखेंगे। अब क्या है, अपराध, बहुत से लोग इसको क्या कर देते हैं, निरापराध।
क्या कर देते हैं, निरापराध, और जो कि बिल्कुल अशुद्ध है। ये शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से पूर्ण रूप से अशुद्ध है। निरापराध नहीं होता है, क्या होता है, निरपराध। क्यों होता है, देखो भाई क्यों होता है। यहाँ पे देखो रा है, ये क्या है, आ, और जब आ इसमें सम्मिलित होगा तो ये हलंत हटाएगा, तो केवल पूर्ण रा करेगा। आ तो खत्म हो गया, अब बचेगा क्या, पराध। क्या बचेगा, पराध। अब इसे पढ़ो क्या लिख रहा है, निरपराध। क्या हो रहा है, निरपराध, ठीक है, ना कि निरापराध। ठीक है, तो शुद्ध शब्द क्या होता है, निरपराध। बोलो बच्चे, इतनी बात समझ में आई, हाँ समझ में आई या नहीं आई। चलिए और देखते हैं, निरअवलंबन क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखो, निरावलंबन बहुत से लोग इसे कर देते, शुद्ध अशुद्ध में खूब आता है, निरावलंबन कर देते हैं। नहीं, निरअवलंबन ही होगा, क्योंकि देखो ये क्या कंडीशन बनेगी, ये निर पूरा करेगा, ये अधूरा था, तो ये आ इसमें जब मिलेगा, ये इसको पूर्ण करेगा, तो ये क्या बनेगा, वलंबन। क्या बनेगा, निरवलंबन। ठीक है, वहीं अब इसको देखो, क्या है, निर्धन आशा। अब ये हो जाएगा क्या, निराशा। क्यों हो जाएगा, ये देखो, इसलिए कि ये निर है, ये दीर्घ आ है, जब इसमें मिलेगा तो दीर्घ रा बनाएगा, तो ये हो जाएगा निराशा। आगे देखो, ये क्या कहला है, निर और उसके बाद आश्रित, तो ये क्या हो जाएगा, निराश्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निराश्रित। क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा निराश्रित। ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। चलो और देखते हैं आगे। भाई साहब देखो, निरीश्वर। अब अगर हम इसको तोड़ें, इसका उपसर्ग निकालें, हम संधि की बात नहीं कर रहे हैं अभी, किसकी कर रहे हैं, उपसर्ग की। जब संधि की बात करेंगे हम संधियों में, है ना। अगर संधि मैंने आपको पहले ही बता दी, इसमें जहाँ निरुपसर्ग होगा विसर्ग संधि होगी, वहाँ आंख बंद करो और विसर्ग संधि लगा दो। लेकिन हाँ, कुछ अपवाद होते हैं, उनको छोड़कर, है ना। नहीं तो ये कहो कि सर ने तो बताया था कि जहाँ निरुपसर्ग हो वहाँ लगा दो। ऐसे अपवाद आ जाते हैं जो कि हम बता देंगे। ठीक है, अगर संधि अभी इसके टॉपिक के बाद फिर हम संधि को प्रारंभ करेंगे और उस पर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम इसमें निरुपसर्ग निकालें, निरुपसर्ग, तो अब बचेगा क्या, ईश्वर। क्या बचेगा, ईश्वर। अब जब हम इसको विच्छेद मतलब संधि करेंगे, ये मतलब जोड़ेंगे दोनों को, तो क्या हो जाएगा, निरीश्वर। वहीं देखो, निरुपाय क्या हो जाएगा, निर्धन। क्या हो जाएगा, उपाय। क्या हो जाएगा, उपाय। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। इधर देखो, निरुद्देश्य। क्या हो जाएगा, निर्धन। निर्धन उद्देश्य। क्या हो जाएगा, उद्देश्य। निर्धन उद्देश्य। वहीं निरीही, तो निर्धन। निर्धन क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे ई, क्या होगा, ई, निर्धन ई। तो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ भाई, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे और कुछ शब्दों को देखेंगे, और जो कि आपको बताने हैं। हाँ जी, बताइए कि इसमें जो शब्द दिया गया है निर्धन रज, बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्धन रज। निर उपसर्ग है और रज शब्द है, मूल शब्द है, तो बताइए क्या हो जाएगा, निर्धन रज। देखो मैंने 3 रूल्स इसमें बताए थे। पहला रूल्स क्या था, पहला रूल्स ये था कि अगर निर उपसर्ग के बाद, निर उपसर्ग के बाद रा को छोड़कर अन्य व्यंजन से शब्द की शुरुआत हो, तो रा कैसा हो जाएगा, ये ऊपर चढ़ जाएगा। पहला रूल्स था। दूसरा रूल्स ये था कि निर उपसर्ग के बाद सामने वाला स्वर कैसा हो, स्वर, सामने वाला शब्द स्वर से शुरुआत कर रहा हो, तो निर में रा ऐसा ही रहेगा और जो स्वर होगा वो इसमें क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा रूल्स ये था, अगर निर उपसर्ग के बाद क्या हो, निर उपसर्ग के बाद रा से शब्द की शुरुआत हो, तो रा से जब शुरुआत होगी तो ना जो है वो किस में बदल जाएगा, नी में बदल जाएगा।
ठीक है, किस में बदल जाएगा, नी में। तो देख लेते हैं भाई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, निर उपसर्ग के बाद रा, सामने वाला शब्द किससे शुरुआत हो रहा है, रा से, तो ये किस में हो जाएगा, ना जो है किस में, दीर्घ ना में बदल जाएगा। और इधर जो रा है इसका कोई मतलब नहीं है, और इधर क्या है, नीरस, क्या हो जाएगा, नीरस। वहीं निर्धन रोग है तो ये दीर्घ ना में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निरोग। अब बहुत से लोग निरोग कर देते हैं, निरोग, और ये क्या होता है, बिल्कुल अशुद्ध होता है। निरोग क्या होता है, अशुद्ध होता है, निरोग ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो फिर बताओ भाई, नीरव, तो बताइए भाई, नीरव लिखा है, इसका निर उपसर्ग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, निर उपसर्ग निकालेंगे, तो बचेगा क्या, रव। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो फिर बताइए, यहाँ पे जो शब्द दिया गया है इसमें हमें उपसर्ग क्या होगा और संधि क्या होगा, उपसर्ग बताओ भाई और संधि बताओ। यहाँ पे आपको दो चीज़ें बतानी है, एक तो उपसर्ग बताइए और संधि बताइए। निर्जन में उपसर्ग कौन सा है, तो निर्जन में उपसर्ग कौन सा है और संधि कौन सी है। देखो, उपसर्ग की बात करें तो इसमें निर उपसर्ग क्या है, निर। इससे पहले जो ये पहला वाला रूल्स है, ऊपर रा चढ़ जाता है ना, तो निर उपसर्ग निकालेंगे तो बचेगा क्या, जन बचेगा या नहीं बचेगा, क्या हो जाएगा, निर्जन। ये तो उपसर्ग हो गया। संधि की बात करें तो यहाँ मैंने बताया था, इसमें संधि कौन सी होती है, विसर्ग संधि होती है। तो विसर्ग संधि नी ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नी, और क्या हो जाएगा, जन, क्या हो जाएगा, जन। तो संधि कैसी हो गई, विसर्ग संधि हो गई। संधि कौन सी है भाई, विसर्ग संधि है, संधि हो गई विसर्ग, ठीक है। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो निराकार बताइए, इसमें भी निराकार में भी उपसर्ग बताओ भाई, उपसर्ग क्या होगा और प्रत्यय क्या होगा, सॉरी संधि कौन सी होगी, और संधि इसे तोड़ के भी आपको बताना है, जो संधि होगी वो क्या होगी, तोड़ के भी बताना है। बताओ भाई क्या होने वाला है इसका, फटाफट बताइए, उपसर्ग क्या होगा और संधि क्या होगी। तो देखो, अगर हम उपसर्ग की बात करें बच्चे, तो उपसर्ग इसमें हो जाएगा निर, क्या हो जाएगा, निर्धन, और क्या हो जाएगा, आकार, क्या हो जाएगा, आकार, ठीक है। अगर इधर देखें तो इसमें निहि, क्या होगा, निहि, धन, आकार, और संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि, कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। हाँ या ना, बोलो बच्चे, हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो फिर एक शब्द और दिया गया है, नीरज। यहाँ पे आपको उपसर्ग भी बताना है, संधि भी बताना है और प्रत्यय भी बताना है। तो फटाफट से बताइएगा, और बताने से पहले एक काम करिएगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। उसके बाद फिर इसका आंसर फटाफट से बताइएगा, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होने वाला है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। देखो, नीरज है तो हमने अभी ये नीरज है कौन सी, इस रूल्स को फॉलो कर रहा है, इस रूल्स को, जो निर उपसर्ग के बाद सामने वाला अगर रा है तो ना, नी जो है किसमें, नी में बदल जाता है। तो अगर उपसर्ग की बात करें तो बच्चे इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, उपसर्ग होगा निर्धन रज, क्या होगा, निर्धन रज में हो जाएगा। संधि की बात करें तो संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि, कौन सी होगी, विसर्ग संधि। तो ये टूटेगा निधन रज में, हो टूटेगा या नहीं टूटेगा, ठीक है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इसमें भाई प्रत्यय क्या है, तो नीर शब्द निकलेगा, क्या निकलेगा, नीर, और जा प्रत्यय निकलेगा, तो क्या होगा, नीरज। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो फिर एक क्वेश्चन और हम बनता है भाई, एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, बताइए, और इसको सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और फिर जवाब दीजिएगा। अगर अभी भी आपने इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया तो फिर भाई साहब समझ लो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात होगी। यहाँ पे आप फटाफट बताइएगा इसमें जवाब क्या सही होगा। इसका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस विकल्प में निर उपसर्ग के योग से निर्मित शब्द नहीं है, क्या है, निर्मित शब्द नहीं है। इस पे विशेष फोकस करिएगा और फिर जवाब दो बच्चे। फिर क्या करना है, फिर भाई जवाब देना है आपको। तो फटाफट से बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है।
हाँ जी, क्या आ रहा है बताओ भाई, जवाब क्या आ रहा है? देखो चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप सबका अपना अपना जवाब आ चुका होगा। अब देखते हैं, अगर हम नीरज की बात करें तो अभी जस्ट पहले बताया कि इसमें उपसर्ग हम संधि यहाँ नहीं तोड़ेंगे, यहाँ किस में तोड़ेंगे? उपसर्ग में बच्चे। तो निर उपसर्ग से योग से निर्मित नहीं है। अगर इस शब्द को देखें तो इसमें क्या है? निर उपसर्ग है और क्या है? रज शब्द है। तो ये क्या हो? इसमें तो निर उपसर्ग है। तो भाई ये तो गलत हो गया, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो गया। अब इसमें देखो क्या लिखा है? नैराश्य, नैराश्य। अब इसका जवाब क्या होने वाला है भाई? इसमें देखो एक निर धन आशा, क्या होगा? निर्धन उपसर्ग क्या हो जाएगा? निर। अब इसमें शब्द क्या आ जाएगा? और या तो प्रत्यय है या इसमें बच्चे प्रत्यय लगा है। अब बताइए इसमें शब्द क्या लगा है? बताओ भाई, अब इसमें बताओ शब्द क्या लगा है? शब्द क्या है? हाँ जी, अभी तक जवाब नहीं आया है। देखो निर उपसर्ग है या प्रत्यय है, तो हम पहले इसको अच्छा हटा लें। देखो अगर हम ऐसे लिखें, कैसे लिखें भाई? निर, और इधर लिखते हैं आशा, ठीक। तो ये क्या बनेगा? ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ देखो निर उपसर्ग लगाया मैंने और यहाँ लिखा आशा, तो क्या बन जाएगा बच्चा? निराशा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निराशा। और जैसे ही हम इसमें क्या लगाएंगे? या प्रत्यय लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? नैराश्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नैराश्य, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? नैराश्य, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नैराश्य हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल भाई हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलो ठीक है, अब देखते हैं। तो ये भी अकॉर्डिंग निर उपसर्ग तो लगा है भाई, इसमें भी निर उपसर्ग लगा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी। अब लिखा है निर्वैतिक। अब इसमें भी आप बताइए निर उपसर्ग है या नहीं है? बताओ भाई। अगर हम इसको देखें तो इसमें देखो निर उपसर्ग लगा है, निर उपसर्ग बाहर निकाला। अब क्या बचा है? वैतिक। यहाँ पे हम अगर और बात करें तो व्यक्ति लिखा है, ये क्या लिखा है? व्यक्ति। और इसमें क्या है? इक प्रत्यय है। क्या है? इक प्रत्यय है, ठीक है। अगर हम इसमें इक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा वैतिक। क्या बन जाएगा? वैतिक। देखो यहाँ पे निर उपसर्ग है और उसके बाद इन दोनों को अगर हम जोड़ें, इन दोनों को, तो क्या बनेगा? वैतिक। क्या बन जाएगा? वैतिक, ठीक है। क्या बन जाएगा? वैतिक। थोड़ा सा इसको अगर हम वैयक्तिक, सॉरी बच्चे, इसको वैयक्तिक बनेगा। क्या बनेगा? तिक, ठीक है। क्या बनेगा? वैयक्तिक बनेगा। अब जब इसमें निरुपसर्ग लगेगा, क्या लगेगा? निरुपसर्ग। अब ये जैसे ही इसमें निरुपसर्ग लगेगा तो अब ये क्या बन जाएगा? निर्वैयक्तिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निर्वैयक्तिक बन जाएगा भाई साहब। तो अब यहाँ पे देखो इसमें भी उपसर्ग निर लगा हुआ है, तो ये भी हमारा जवाब कैसा हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको अगर तोड़ें तो ये टूटेगा किस में? नीरधन अंजन में। किस में टूट रहा है? नीरधन अंजन में। और यहाँ पे देखो आ मिल रहा है और यहाँ पे भी आ मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? निरंजन। दीर्घ दीर्घ स्वर संधि है। ये
हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो निरंजन हमारा इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही था। तो कितने लोगों का ये जवाब बिल्कुल सही निकला है? तो एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। हमने क्या क्या देखा है उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। हमने पहले क्या देखा, हम पढ़ रहे हैं कि इसको उपसर्ग को, और ये क्लास है कौन सी, पहली क्लास है आज की। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले क्या देख रहे हैं भाई, उपसर्ग शब्द हिंदी शब्द निर्माण विधि को देखा। तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से नए शब्दों का निर्माण होता है। संधि से जैसे पुस्तक, धनालय, पुस्तकालय। सुधन, इच्छा, स्वेच्छा, अच्छी है जो इच्छा। परिहार, परिहार मतलब होता है त्यागना। परि और हार उपसर्ग, और प्रत्यय पंक प्लस जा पंकज। ठीक है। फिर हमने किसको पढ़ा, उपसर्ग को। उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसमें परिवर्तन कर देते हैं या फिर विशेषता ला देते हैं या फिर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो वे शब्द किसी शब्द के करीब आकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग के जब भेद की बात करते हैं तो उपसर्ग के भेद कितने हैं, 3 हैं। वहाँ उपसर्ग के भेद समझने से पहले हमने 3 शब्दों पे बात की। एक अर्थ में परिवर्तन, एक विशेषता और नए शब्द का निर्माण। देखो कैसे होता है। अगर परिवर्तन मतलब शुद्ध शब्द था, उसमें आ प्रत्यय आ उपसर्ग लगाया, क्या हो गया, अशुद्ध। देखो अर्थ में क्या हो गया, परिवर्तन। अर्थ क्या क्या हो गया, अनर्थ हो गया भाई साहब। फिर हमने विशेषता कैसे आई, शुद्ध का अर्थ होता है सही और भी उपसर्ग लगा दिया, क्या हो गया, विशुद्ध। और विशुद्ध और सही, सही से ज़्यादा सही, विशुद्ध, क्या हो गया, विशेषता आ गई भाई। नए शब्द का निर्माण। अब देखो परि उपसर्ग का अर्थ होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर, और हार का अर्थ होता है हार, हारना या फिर हार, गले का हार, कुछ भी समझ लो आप। और परिहार बना, और परिहार का अर्थ होता है त्यागना। तो अब देखो भाई साहब, परिहार, इन दोनों से एक नए शब्द का निर्माण हुआ जिसका अर्थ था क्या, त्यागना। नए शब्द का निर्माण हो गया। अब हमने देखा उपसर्ग के भेद कितने हैं, 3 हैं। एक तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग, अगर संख्या की बात करते हैं तो उसके संख्या की बात आती है 22। कितनी आती है बच्चे, 22। फिर हमने बात की किसकी, तद्भव या हिंदी के उपसर्ग की। अगर उसकी भी संख्या की बात करते हैं तो संख्या मिलती है हमें 10, 12 नहीं होती है। कितनी होती है बच्चे, आप कहेंगे कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 10। फिर वहीं हमने विदेशी या भाषा के उपसर्ग, विदेशी भाषा के उपसर्ग की बात की। तो उसकी संख्या तो हमें 19 मिलती है। उसमें अरबी फारसी के उपसर्ग होते हैं और कुछ अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग होते हैं। उर्दू फारसी की बात करते हैं तो 12 उपसर्ग हमें मिलते हैं। वही अंग्रेजी भाषा के हमें कितने मिलते हैं, 7 मिलते हैं। ठीक है। फिर हमने किसको देखा, फिर हम देख रहे थे, फिर हमने शुरुआत की किसको, संस्कृत या तत्सम उपसर्ग की। ठीक है। उसमें देखा हमने, परिभाषा देखी, वे शब्दांश जो तत्सम शब्दों के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं या नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम उपसर्ग कहते हैं भाई साहब। फिर हमने पहला उपसर्ग आज देख लिया। पहला उपसर्ग क्या है, निर, और निर का अर्थ होता है बिना या फिर रहित। इसमें अगर समास की बात, निर उपसर्ग से बनने वाले जितने भी शब्द होंगे वो सब कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे, पहली बात। दूसरी, जो शब्द होंगे वो या तो विशेषण होंगे या क्रिया विशेषण होंगे। तीसरी बात, अगर उसमें संधि होगी तो संधि कौन सी होगी बच्चे, तो आप कहोगे विसर्ग संधि होगी सर। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। अगर समास की बात करेंगे तो समास कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा, कुछ कंडीशनों को छोड़कर। कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। तो यहाँ पे देखो बनने वाले शब्द तत्सम हो गए। अब रूल से क्या कहता है, अगर क्या हो, निर उपसर्ग के बाद सामने वाला जो शब्द है रा को छोड़कर अन्य व्यंजन से शुरुआत करे तो रा जो है ऊपर चढ़ जाता है ना, जैसे कि निर्जन, निर्जन। ठीक है। तो एक तो रूल से ये हो गया। दूसरा, अगर निर उपसर्ग के बाद सामने वाले शब्द स्वर से शुरुआत हो रहा हो तो रा जो है वो रा ही रहेगा, और जो भी उस स्वर आएगा वो उसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है। तीसरा, इसी का रूल से ये कहता है कि निर उपसर्ग के बाद सामने वाला शब्द जो रा से शुरुआत हो रही हो तो नी जो है वो नी में बदल जाता है। किसमें, नी जो है किसमें बदल जाता है, नि, जो छोटा
नी ई है वो नी में बदल जाता है। फिर हमने उसके ये एग्जाम्पल बहुत सारे देख लिए, सभी के बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए। इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा। और इनकी अगर हम बात करें, इन सभी में संधि कौन सी है, तो विसर्ग संधि है। समास कौन सा है, अव्ययभाव समास है। और उपसर्ग तो आप देख ही रहे हो, निरुपसर्ग है। शुद्ध अशुद्ध आपको पता ही हो रहा है कि शुद्ध कैसे लिखा जाता है और उसके अशुद्ध कैसे होंगे, आप समझ सकते हो। शुद्ध, ये सब शुद्ध लिखे हुए हैं। फिर हमने कुछ और देखे, जैसे एक शब्द देखा निर्जन, निर्जन में निर उपसर्ग है, जन प्रत्यय है, सॉरी जन शब्द है। वहीं संधि कौन सी होगी, निहि धन जन। मैंने आपको एक एग्जाम्पल करा के विसर्ग संधि है। निराकार शब्द को लिया, उपसर्ग है निर और शब्द क्या है, आकार। संधि की बात की तो निहि धन आकार और विसर्ग संधि है। फिर हमने एक शब्द लिया था नीरज, उपसर्ग क्या होगा, निर धन रज। संधि की बात की तो निहि धन रज, और अगर प्रत्यय की बात करते तो नीर धन जा। फिर हमने एक क्वेश्चन किया था और जिसका आपको बहुत अच्छे से जवाब मिल गया होगा। तो हम आज तो यहीं तक पढ़ते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, लेकिन एक विशेष भाई, ये हमारी, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, जो इसके लगातार वीडियो हैं, ताकि आपको मिलते रहें, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों को ज़रूर शेयर करो, ताकि आपके मित्र भी इसको अच्छे से पढ़ सकें और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।